देखिए, अगर कुछ ऐसी कंडीशन सिचुएशन आपकी भी है और इसके बाद भी आप ईवी ले रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी, ज़्यादा नहीं, 4 से 6 महीने बाद आप इतना ज़्यादा रिग्रेट करोगे ना आपकी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ट्रेंडिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है ईवीज़ के ऊपर। इलेक्ट्रिक कार बेसिकली मेजरली उसके ऊपर बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया या नहीं, लेकिन पिछले कुछ लगभग 1.5 2 2.5 साल में, 2 से 3 साल में रोड के ऊपर ईवीज़ कुछ ज़्यादा ही दिखने लगी हैं। और ऐसा भी नहीं कि कोई 8 10 11 लाख रुपए वाली सस्ती ईवीज़, अच्छी खासी 20 25 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार रोड पे आजकल कॉमनली दिख जाती है आप। और ऐसा नहीं है कि मेजर सिटीज़, नॉर्मल टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी ईवीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं। अब रीज़न क्या है कि लोग ऑल ऑफ अ सडन लास्ट 1 2 साल में इतना शिफ्ट हो गए ईवीज़ की तरफ, मतलब कि बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस, या फिर जैसे वॉर जैसी सिचुएशन में फ्यूल के क्राइसिस थोड़े बहुत जो आ जाते हैं उसकी वजह से, या फिर ये जस्ट एक ट्रेंड हाइप के वजह से है कि किसी एक ने लिया तो थोड़ी सी फैसिनेटिंग तो है ही ईवीज़ ओन करना। किसी एक ने लिया, उसको देख के 2 लोगों ने देख लिए ले लिया, उसको देख के 6 लोगों ने ले लिया। ऐसी वाली चीज़ है क्या? देखिए, रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन अब इसके वजह से हो क्या रहा है ना, ईवीज़ रोड पे जब ज़्यादा दिख रही है, जब सोसाइटीज़ में ज़्यादा दिख रही है लोगों को अपने सामने, जो न्यू कार बायर्स हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार लोग ईवीज़ खरीद तो रहे हैं, मतलब कुछ तो है इन ईवीज़ में। फिर डर भी लगता है क्योंकि कुछ वीडियोस कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं इलेक्ट्रिक कार की अनरिलायबिलिटी की। तो बहुत ओनर्स अब कंफ्यूज हैं कि करें क्या, ईवीज़ ले लें क्योंकि थोड़ा फैसिनेट तो कर ही रही हैं, या फिर नॉर्मल अपना पेट्रोल डीजल वाली कार पे ही बने रहें। तो अगर आपको भी इसी तरह का कुछ डाउट है ना, बिल्कुल सही वीडियो आपके सामने आया है। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप क्लियरली डिसाइड कर पाओगे, बाकियों का छोड़ दो, आप डिसाइड कर पाओगे आपको ईवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बस वीडियो स्किप वगैरह मत करना, पूरा वीडियो देखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आपसे, पहले भी बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि यार अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार। अब देखो, जब आप सब्सक्राइब करते हो तभी मुझे पता चलता है कि आपको मेरा काम, मेरा कंटेंट यूजफुल लग रहा है, पसंद आ रहा है, और मैं और भी आपके इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर और पेट्रोल डीजल गाड़ियों के ऊपर हर एक छोटी मोटी बात करने गया ना मैं, तो ये वीडियो घंटों का हो सकता है। इसलिए मैं बात इधर उधर ना घुमाते हुए सिर्फ मेजरली 3 चीज़ों पे बात करूंगा। सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रिक कार की जो पॉजिटिव साइड है कि क्यों सेंस बनाती है, क्यों लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ उसके निगेटिव, मतलब क्यों आपको अवॉइड करनी चाहिए, या कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक कार ईवी खरीदना सही डिसीजन नहीं रहेगा। और लास्ट में मेरा फाइनल वर्डिक्ट रहेगा, जिसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको ईवी लेनी है या नहीं लेनी है। लेनी है तो किन कंडीशन सिचुएशंस पे ईवी लेना सेंसिबल डिसीजन है, और किन कंडीशंस पे ईवी बिल्कुल आपको अवॉइड कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ ईवी के पॉजिटिव से। यहाँ पे जो सबसे पहला पॉजिटिव ईवी का है वो है उसकी लो रनिंग कॉस्ट। ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके हर रोज़ की ड्राइव में, हर रोज़ के एक्सपीरियंस पे आपके चेहरे पे स्माइल ले आएगी। अब देखिए, रनिंग कॉस्ट क्या होता है ना, इसमें गाड़ी की कॉस्ट, मेंटेनेंस, सर्विस, टायर चेंज कराए, ये सारी चीज़ें नहीं जुड़ी होती। गाड़ी में आपने पेट्रोल डीजल डाला, मतलब फ्यूल डाला, चलाया, पर किलोमीटर चलाने पे कितनी कॉस्ट आपको बैठी उसे कहते हैं रनिंग कॉस्ट। तो अब ईवी के अंदर पेट्रोल डीजल तो नहीं डाल सकते, तो वो चीज़ चार्जिंग के अकॉर्डिंग होती है। आपने फुल चार्ज किया, चलाया, तो पर किलोमीटर पे आपकी कितने की चार्जिंग लगी। आप शॉक हो जाओगे जान के, अगर आपको नहीं पता है तो। एक ईवी अगर आप घर पे चार्ज करते हो ना, तो पर किलोमीटर रनिंग की कॉस्ट आती है 1 से 1.5 रुपये, या मैक्स 2 रुपये के आसपास, 1 1.5 2 रुपये के आसपास पर किलोमीटर कॉस्ट आती है। अब इसको आप अगर कंपेयर करो नॉर्मल आईसी इंजन वाली कार, मतलब पेट्रोल डीजल वाली कार से, तो पेट्रोल में इवन जो फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां हैं, जैसे कि आप डिज़ायर पकड़ लो, स्विफ्ट, बलिनो, जो 20 22 तक का एवरेज भी देती हैं, इन गाड़ियों की भी पर किलोमीटर कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लेना, 5 6 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्ट है। और थोड़ी बड़ी गाड़ी आप लोगे तो 7 8 रुपये तो क्रेटा, सेल्टॉस वैसी गाड़ियों की ईजिली है। और बहुत बड़ी गाड़ियाँ फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो एन वगैरह की तो 10 12 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्ट है। फिर भी मैं अगर एक 7 रुपये 8 रुपये भी पकड़ूँ पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों का एक एवरेज रनिंग पर किलोमीटर 8 रुपये पकड़ूँ, और यहाँ का ईवी का 2 रुपये पकड़ लूँ, तो भी 4 गुना डिफरेंस है, मतलब 4 गुना कम है। तो आप समझ जाओ, अगर आपका साल का 50,000 रुपये पेट्रोल या डीजल पे खर्चा जाता है, तो यहाँ पे आपका वही काम 10,000 रुपये के आसपास हो जाएगा साल भर का। मतलब साल में आप 40,000 रुपये तो ऐसे ही बचा लोगे एक ईवी अगर आपके पास है तो।
अब यहाँ पे जो दूसरा पॉजिटिव है ईवीज का वो ये है कि उसकी लो मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट। देखिए अब ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ईवी की सर्विस और मेंटेनेंस तो कुछ होती नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है। देखिए मेंटेनेंस यहाँ भी बहुत सारी लगती है, क्योंकि सस्पेंशन है, पूरा एक एयर कंडीशन है जिसको आपको मेंटेनेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम है। उसके बाद भी देखिए ईवीज़ में सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, वायरिंग कनेक्शन वगैरह होती हैं जो आपको खुद बेयर करनी पड़ती है। अगर ख़राब हो गई, वारंटी वगैरह में सारी चीज़ें कवर नहीं होती आपकी। वारंटी में मेजरली जो है बैटरी वाली चीज़ें कवर होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट ना के बराबर है, पर हाँ ये डेफिनेटली है कि एक पेट्रोल डीजल कार के कंपैरिजन में यहाँ पे जो मेंटेनेंस और सर्विस पे आपका जो पैसा जाएगा ना, लगभग 40 से 50% कम जाएगा। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉजिटिव साइड है एक ईवी का, इलेक्ट्रिक कार का, वो ये है कि ईवीज आर एक्चुअली वेरी पावरफुल एंड फन टू ड्राइव। अब बहुत लोग स्पेशली जो ईवी हेटर्स हैं, जो ईवीज पसंद नहीं करते हैं फॉर सम रीज़न, या फिर पेट्रोल डीजल कार बहुत पसंद आती है उनको, वो एग्री नहीं करेंगे इस चीज़ से, पर रियलिटी यही है। क्योंकि ईवी में आपको, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होता क्या है ना, इंस्टेंट टॉर्क मिलता है। कोई भी आपको लैग या व्हील्स तक पावर पहुंचने में एक दो आधे सेकंड की डिले जो होती है ना, वो होती नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों ऐसा है। क्योंकि एक पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी में आप देखिए बहुत लंबा सिस्टम है। आप देखिए एक टैंक है, टैंक में फ्यूल है, फ्यूल पंप, फिर इंजेक्टर, फिर कंबशन चेंबर तक जाना, इंजेक्टर्स अपना काम करते हैं, स्पार्क प्लग अपना काम करते हैं, कंबशन होता है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, उसके बाद इंजन रन करता है, फिर बेल्ट एंड पुली की मदद से आपके व्हील्स तक पावर जाती है। बहुत लंबा प्रोसेस है। कुछ गाड़ियों में टर्बो चार्ज भी आता है, टर्बो लैग बहुत कॉमन है टर्बो चार्जर वाली गाड़ियों में। तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है आपके व्हील तक पावर पहुंचने का। बट ईवी में ऐसा नहीं है। एक बैटरी है जिसमें चार्जिंग स्टोर्ड है, पावर है जिसमें, एक इलेक्ट्रिक मोटर उससे पावर ले रहा है और वो सीधा आपके व्हील्स को पावर जो है भेज रहा है। तो यहाँ पे पावर लैग वगैरह या पावर में डिले होना, व्हील्स तक पावर पहुँचने में 1 सेकंड 1.5 सेकंड का डिले फील होना, वो चीज़ें नहीं होती है। इसलिए ईवीज़ एक्चुअली आपने अगर चलाई नहीं है इसलिए आपको नहीं पता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत फन टू ड्राइविंग होती है। और आप कंपेयर भी करके देख लो किसी ईवी को, जैसे कि आप सेम बजट में जो भी उसके गाड़ियाँ आती है, जैसे कि आप टाटा नेक्सॉन ईवी को उसके पेट्रोल डीजल वाले से उसके पावर फिगर कंपेयर करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कौन सी गाड़ी पावरफुल है। मारुति सुजुकी की ई विटारा जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, उसको मारुति सुजुकी की ही ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस, ब्रेजा, किसी भी गाड़ी से आप कंपेयर करके देख लो। सेम आप टाटा हैरियर आती है ईवी में, उसको टाटा हैरियर के डीजल वाले से कंपेयर कर लो। XCV 9e आती है महिंद्रा की, उसको कंपेयर कर लो उसी प्राइस पॉइंट पे मिलने वाली XCV 700 डीजल पेट्रोल में जो आती है। तो ईवीज़ एक्चुअली बहुत पावरफुल होती हैं, फन टू ड्राइव होती हैं, और यहाँ पे किसी तरह का, जैसे मैंने बताया, पावर लैग वगैरह नहीं फील होता। अब यहाँ पे जो चौथा, फोर्थ पॉजिटिव है ईवी का, एक्चुअली वो ये है कि ईवीज़ बहुत ज़्यादा साइलेंट रहती हैं। कोई किसी तरह का नॉइज़ वाइब्रेशन रहता नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह का एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है, इंजन नहीं है, मेन बात तो मोटर लगा हुआ है जो कि आपको पता है कैसी आवाज़, ग्रीं वाली आवाज़ करता है, बहुत कम। अब बहुत लोग देखिए इस चीज़ पे ईवी का मजाक भी उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि वो कार ही क्या जो शेर के जैसे दहाड़ ना करे, इंजन की दहाड़ लोगों को बहुत पसंद है। देखिए मुझे भी कभी कदार वो चीज़ अच्छी लगती है। मैं कितनी बार अपनी कार को लो गियर्स में रख के और ज़्यादा रेव करता हूँ वो साउंड सुनने के लिए। बट यार वो हर बार की बात नहीं है, वो चीज़ आपको कभी कभी पसंद आती है। इमेजिन आप ट्रैफिक में फंसे हो, आपकी कार वाइब्रेशन कर रही है हल्की, कितनी भी महंगी गाड़ियों, मैंने देखा है फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियाँ भी, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो तो वाइब्रेट करती है, आपको वाइब्रेशन सीट तक फील होती है, आपके स्टीयरिंग तक फील होती है थोड़ी बहुत। उसके बाद हाईवे वगैरह पे इंजन भी नॉइज़ कर रहा है, हर वक्त आपको ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती। कभी कभी आपको इंजन की रोरिंग साउंड पसंद आती है। तो ईवीज़ में वो एक चीज़ बहुत अच्छी है, किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं, नॉइज़ नहीं। अब यहाँ पे देखिए जो पांचवा पॉजिटिव है उससे बहुत हद तक मैं एग्री नहीं करता हूँ, जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि ईवीज़ एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। देखिए अब ऐसी कंट्री जहाँ पे 70-80% इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, अब क्योंकि ईवी को आप इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज कर रहे हो घर की, तो इलेक्ट्रिसिटी जो 70-80% है वो थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, मतलब कोल बर्निंग वगैरह से आ रही है। तो पहली चीज़ तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ही क्लीन नहीं है जिससे आप उसको चार्ज कर रहे हो। उसके बाद एक ईवी की बैटरी हो गई। ओवरऑल एक ईवी में बहुत ज़्यादा मेटल्स की ज़रूरत पड़ती है, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सारे आते हैं माइनिंग करने से। माइनिंग से इनको निकाला जाता है, जिसमें हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद जो बैटरीज होती हैं ईवी की, एक बार यूज़ हो गई, उनको डिस्पोज अगर अच्छे से नहीं किया तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये भी एक पॉइंट लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बट मैं 90% इससे एग्री नहीं करता।
कुछ कंट्रीज़ में हो सकता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, बट इंडिया में उतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो ईवीज़ नहीं है। हाँ, पेट्रोल डीजल से माइट भी थोड़ा 5-10% बेटर हो सकता है, बट एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा। तो देखिए, ये कुछ 4-5 ईवीज़ के पॉजिटिव्स थे जो मैंने आपको अभी बताए। अब बढ़ते हैं ईवीज़ के निगेटिव्स के तरफ। लिस्ट इतनी लंबी है ना कि समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं पहले बताता हूँ, लास्ट में कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स भी बता दूंगा। तो जो सबसे पहली और सबसे बड़ी निगेटिव है ईवी का, वो ये है कि उसकी हायर इनिशियल कॉस्ट। ये वैसे आप सबको पता ही होगा इतना तो, कि एक ईवी की जो 40-50% कॉस्ट होती है ना, वो उसके बैटरी की होती है। मतलब एक 20 लाख की ईवी है तो आप एक मान के चलो लगभग 8-10 लाख रुपए तो उसकी बैटरी की कॉस्ट ही है। तो और इसी में आप देखो क्या होता है ना, ईवी की कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे कि आप टाटा नेक्सॉन मैं बोल देता हूँ क्योंकि वो हर एक पेट्रोल डीजल ईवी सब में आती है। जो मॉडल जिस उतने ही फीचर के साथ आपको पेट्रोल वाली नेक्सॉन 11 लाख की मिल जाएगी, आपको उतने ही फीचर वाली ईवी टाटा नेक्सॉन जो है लगभग 14.5-15 लाख तक चली जाती है। मतलब 4-5 लाख रुपए महंगी, मतलब वही 40-50% अमाउंट आपका बढ़ गया। आप किसी भी ईवी कार में कंपेयर कर लो, उसके सेगमेंट में जो भी पेट्रोल कार आती होगी वो उससे लगभग इतनी सस्ती मिल जाएगी आपको। क्रेटा ईवी भी आती है, उसको भी पेट्रोल वाली से आप कंपेयर करके देख सकते हो। तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है आपकी। पहली बात तो 40-50% आपको पेट्रोल डीजल वाले से ज़्यादा पे करना पड़ता है। एक और चीज़ जो इनिशियल कॉस्ट में लोग भूल जाते हैं कंसिडर करना, वो ये है कि जब आप ईवी लोगे ना तो आपको उसके साथ सिर्फ पोर्टेबल चार्जर मिलता है, लेकिन आपको उस पर लोग क्या स्टार्टिंग में मैंने देखा है, लोग कहते हैं कि उस पर ही काम चला लेंगे अपना, चार्ज करके एक सॉकेट से चार्ज कर लेंगे। हो नहीं पाता है वो चीज़, क्योंकि 18 से 20 घंटे लगेंगे आपको उस 3.3 किलोवाट वाला जो पोर्टेबल चार्जर है ना, उससे फुल चार्ज करने पे आपकी गाड़ी को 18-20 घंटे। तब जब आपकी कोई छोटी बैटरी पैक वाली गाड़ी, अगर बड़ी बैटरी पैक की टाटा हैरियर ईवी है, XEV9 ही है, लगभग 30 घंटा 32 घंटा लग जाएगा फुल चार्ज करने में। तो अगर आप अच्छी खासी गाड़ी यूज़ करते हो ना, तो आपको वो चार्जर लगा के ही लेना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट 40-50 हज़ार की आती है। उसके बाद अदर बहुत खर्चे हैं, जैसे आपको आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है उससे आपका पावर बढ़वाना पड़ेगा, वायरिंग का खर्चा, मीटर का खर्चा, ले दे के 70-80 हज़ार से 1 लाख रुपए का खर्चा उस पर भी चला जाता है। वो भी आप इनिशियल कॉस्ट में कंसिडर कर। अब यहाँ पे जो दूसरा निगेटिव मैं आपको बताने वाला हूँ ईवी ओन करने का, वो ये है कि हमारी कंट्री में अभी भी ऐसा बोला जा रहा है, पॉलिटिशियंस भी, गवर्नमेंट भी ऐसा बोलती है कि ईवीज़ की तरफ आप शिफ्ट करो, मतलब ऐसा शिफ्ट कराने की उसकी प्लानिंग है। बट वो शिफ्ट कैसे होगा जब तक हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत ही बकवास है। अच्छा तो बोल ही दो, छोड़ ही दो आप, बकवास है इनफैक्ट बहुत ज़्यादा। मैं क्यों बोल रहा हूँ बताऊँ। किसी भी कंट्री का या स्टेट का किसी भी जगह का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी के लिए जो होता है, वो एक्सेप्टेबल एवरेज बोलने के लिए भी ना, एक चार्जिंग पॉइंट के ऊपर 20 से ज़्यादा ईवी नहीं होनी चाहिए। तब बोला जाता है उस जगह का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, ऐसा बोल सकते हैं। हमारे यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि एक चार्जिंग पॉइंट के ऊपर, ये मैं पूरा चार्जिंग स्टेशन नहीं बोल रहा हूँ, एक चार्जिंग पॉइंट के ऊपर 135 से 140 ईवी है हमारी कंट्री में। ऐसी सिचुएशन है तो आप समझ लो कहाँ 20 होने चाहिए, हमारे यहाँ है एक चार्जिंग पॉइंट पे 140-135। लिंक मैं डाल दूंगा, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ का लिंक प्रूफ के साथ, सोर्स के साथ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना जाके आप। उसके बाद भी मैं बताऊं, इंडिया में मोर देन 70 चार्जर्स जो इंस्टॉल्ड हैं हाईवे, एक्सप्रेसवे या कहीं भी, वो स्लो चार्जर्स हैं। जस्ट अराउंड कुछ 25-30% चार्जर हैं जो फास्ट चार्जर हैं। उसके बाद भी ये यहाँ जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो तो मैंने खुद कितनी बार ऑब्जर्व की है, या कुछ मैं वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, वहाँ पे भी मैंने देखा है कि इंडिया में बहुत सारे जो चार्जर्स हैं ना, कितने सारे तो बंद पड़े रहते हैं। ढाबे, रोड साइड ढाबे पे मैं एक बार देख चुका हूँ। एक फ्यूल स्टेशन पे मैंने देखा था जब मैं समृद्धि महामार्ग पे जा रहा था। फ्यूल पंप के एम्प्लॉय ने मुझे बताया कि लगा तो 8-10 महीने से, लेकिन वो खुला ही नहीं, और लोग वहाँ पे आते हैं क्योंकि शायद ऐप्स वगैरह पे वो शो करता था। तो ऐसी वाली चीज़ें बहुत है, अनरिलायबल है इंडिया में। आप ऐसा सोच के जाओगे कि ठीक है यहाँ पे मैं चार्ज कर लूँगा, वहाँ पहुँचे वो बंद पड़ा है, ख़राब पड़ा है 2 दिन से 4 दिन से, या कभी से ख़राब पड़ा है। अब आप बताओ, आपकी गाड़ी में चार्जिंग है नहीं, आगे चार्जर नहीं, पीछे चार्जर की कोई जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आप जाओगे किधर। तो चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बहुत बेकार है, और जब तक ये अच्छा नहीं होगा तब तक ईवी अडॉप्शन बढ़ेगा नहीं इंडिया के अंदर। अब जो यहाँ पे तीसरा निगेटिव है ईवी का, वो ये है कि अगर आप बहुत शौकीन हो लॉन्ग ट्रिप्स पे जाने के, मतलब साल 1.5 साल में कभी एक बार जाते हो तो चल सकता है, लेकिन साल में 4-4, 6-6 रोड ट्रिप करते हो, वो भी कभी मनाली ले निकल गए, कभी गोवा निकल गए, कहीं भी निकल जाते हो 800-1000 किलोमीटर, तो ईवी आपके लिए नहीं बनी है। क्यों? मैंने पहले बता दिया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है हमारे यहाँ। उसके बाद
अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ और पता है, लोग क्या बोलेंगे ना कि आपने वीडियो देखा है किसी का कन्याकुमारी टू कश्मीर, मुंबई से ले या कहाँ से कहाँ 1000-2000 किलोमीटर लोगों ने ईवी में किया है। तो मैं आपको क्या बोलूँगा ना, आप यूट्यूब पर जाके सर्च करना, बहुत लोग हैं जो साइकिल से मनाली चले गए हैं, लेह लद्दाख चले गए, मुंबई से कन्याकुमारी टू कश्मीर भी किसी ने किया होगा, क्या पता साइकिल से। एक बंदा तो दिल्ली से लेह चला गया था स्केटिंग करके। तो मैं कहता हूँ ईवी खरीदने की क्या ज़रूरत है, गाड़ी खरीदने की क्या ज़रूरत है, जब बाकी लोग साइकिल से जा रहे हैं तो आप भी साइकिल से जाने का ट्राई करो ना। समझ गए आप मेरा मतलब? बात सिर्फ पहुंचने की नहीं होती है कि लड़ते लड़ते पहुंच गए, बात होता है आप कितने कंफर्टेबली जा पा रहे हो। ईवीज़ में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ, कभी आप साल में एक आधा ट्रिप ही करते हो, छोटी मोटी 400 500 600 किलोमीटर की, तो वो पॉसिबल हो जाता है। बट बड़ी ट्रिप्स करने के अगर आप शौकीन हो और बहुत फ्रीक्वेंटली करते हो तो ईवी इज़ नॉट फॉर यू। अब यहाँ पे जो फोर्थ निगेटिव है ईवीज़ का, वो ये है कि उसकी जो हाई बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। देखिए, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा लगी, चार्जर का पैसा भी देना पड़ा, बट बीच में 5-6 साल 7 साल गाड़ी अगर आप अच्छा खासा चलाते हो तो काफ़ी पैसा आपने बचाया। पेट्रोल डीजल में जो जाता, सर्विस मेंटेनेंस में आपका जो जाता, उसमें भी पैसे थोड़े बचाए आपने। पर अब 7-8 साल बाद बैटरी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट कौन बेयर करेगा? देखिए, ऐसा भी नहीं होता है कि अगर 8 लाख की बैटरी है, 10 लाख की बैटरी है तो पूरी की पूरी 8 लाख 10 लाख की बैटरी चली जाएगी। उसके जो कुछ सेल्स खराब हुए होते हैं वही रिप्लेस होते हैं, चेंज होते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सच्चाई है मैं वही बताऊंगा आपको। पर आप इमेजिन करो 10 लाख की बैटरी है और अगर उसमें से 30% सेल्स भी चेंज होने हैं तो सीधा सीधा कितना, 2.5 लाख रुपए हो गए। उसके बाद इसके ऊपर सर्विस चार्ज, लेबर चार्ज, कुछ और वायरिंग वगैरह क्या पता लगे। 3 लाख 2.5 लाख रुपए ये कौन बेयर करेगा? आप ही बेयर करोगे। तो आप बताओ, पहले इनिशियल कॉस्ट दिया इतना ज़्यादा, फिर फास्ट चार्जर बैठाने का खर्चा दिया, फिर ठीक है बीच में 5-6-7 साल पैसे बचाए, फिर वापस से 3 लाख रुपए निकल गए। तो ले दे के देखा जाए, अगर कैलकुलेट किया जाए तो फ़ायदा हुआ कितने का? अब जो यहाँ पे पांचवा निगेटिव है ईवीज़ का, एक्चुअली में ये मुझे सबसे बड़ा निगेटिव लगता है, वो है पुअर ओनरशिप एक्सपीरियंस और हाईली अनरिलायबल होना। अब देखिए, बात क्या है ना कि ईवी इंडस्ट्री, ईवी जो सेक्टर है वो अभी भी इंडिया के लिए, इलेक्ट्रिक कार वाला, बहुत नई टेक्नोलॉजी है। तो जो भी कंपनी, स्पेशली वो कंपनीज जो बहुत पहले से ईवी बनाने में जो है उनकी एक्सपीरियंस नहीं है, उनके साथ बहुत ये अनरिलायबिलिटी वाला जो केस हो रहा है, सिनेरियो हो रहा है, बहुत ज़्यादा है उनकी गाड़ियों में। स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, पहले मैंने सोचा था ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा, पर अब मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा जो इंडियन दोनों ब्रांड हैं, महिंद्रा और टाटा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इशूज़ उनमें देखे गए। ऐसा नहीं है कि बाकियों में प्रॉब्लम नहीं देखें, ह्यूंडई क्रेटा में भी हल्के, जो ईवी है उसमें भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम आए। जो एमजी की विंडसर गाड़ी है, बहुत फेमस है, उसमें भी थोड़े बहुत इश्यूज़ आए हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ ना महिंद्रा और टाटा ओनर्स ने फेस किए हैं। और मैंने कितनी बार क्लोजली एक्सपीरियंस किया है। मेरे आपको चैनल पे एक शॉर्ट मिल जाएगा, बहुत पुराना, 1-1.5 साल पुराना, टाटा कर्व ईवी का। हार्डली 14-15 दिन हुआ था, ओनर लेके आया, 14-15 दिन बाद गाड़ी टो होके जा रही थी सोसाइटी से, मतलब। और वो गाड़ी 2.5-3 महीने तक मुझे वापस सोसाइटी में दिखी नहीं, मतलब उसकी पार्किंग मेरे सामने ही थी, मुझे वो 3 महीने तक वो गाड़ी दिखाई नहीं दी, वो सर्विस सेंटर में पड़ी रही। तो ऐसे वाले बहुत केसेस है गाड़ी में इश्यूज़ आना, क्योंकि इतनी रिलायबल है नहीं, कॉन्सेप्ट नया है, टेस्टिंग वगैरह अच्छी से होती नहीं है। उसके बाद गाड़ी में खराबी आती है, गाड़ी सर्विस सेंटर जाती है, वहाँ पे उनको सर्विस सेंटर वाला जो स्टाफ है ना उनको कोई नॉलेज नहीं है, ज़ीरो नॉलेज है उसके बारे में। वो ट्राई करते हैं कि गाड़ी को रिबूट कर दो, कुछ कर दो और चल जाए, और कस्टमर लेके चला जाए बस किसी तरह अपनी गाड़ी। क्योंकि क्या है कि बैटरी वगैरह सब ये थर्ड पार्टी से करते हैं, उसकी सर्विस कनेक्शन वगैरह सब थर्ड पार्टी करती है, इनको कुछ उसकी नॉलेज वगैरह है ही नहीं। मैं सिर्फ यहाँ टाटा महिंद्रा नहीं, बाकी जो ब्रांड्स हैं उनके सर्विस सेंटर में भी यही चीज़ें हैं, उनको भी कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो पुअर ओनरशिप एक्सपीरियंस और अनरिलायबिलिटी सबसे मेन, मैं 5वें पॉइंट में बता रहा हूँ, बट ये सबसे मेन इशू लगता है मुझे। एक यूट्यूबर हैं वेनम स्टेक करके, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, 15-16 लाख फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं उनके यूट्यूब पे। उनका आप अगर वीडियो देख लोगे ना, XCV9 ही खरीदी थी उन्होंने, आप ज़रूर देखना अगर आप एक्चुअल में ईवी लेने का डिसीजन बना रहे हो ना। 2 वीडियो हैं उनके, एक तो उनका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, फिर गाड़ी में रिपेयर वगैरह, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, आप देख लोगे ना, आप ईवी नहीं लोगे, ये मैं 100% गारंटी से आपको बता रहा हूँ। तो पुअर ओनरशिप एक्सपीरियंस वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है, अनरिलायबल प्रोडक्ट्स हैं, सर्विस सेंटर में 3-3, 6-6 महीने, 5-5 महीने नॉर्मली पड़े रहे। 1-2 लोगों के नहीं, बहुत केसेस देखे मैंने, जहाँ पे एक टाटा हैरियर ईवी थी जो दिल्ली या नोएडा में कोई ओन करता था, उसकी गाड़ी लगभग 4-4.5 महीना पड़ी हुई थी सर्विस सेंटर में, जब लास्ट मैंने उसका वीडियो देखा था। अब क्या स्टेटस है वो मुझे नहीं पता, लेकिन 4-4.5 महीने तो उस टाइम पे ही हो गए थे।
तो ये 5 निगेटिव्स ही मेन थे जो ईवी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। अब इसको छोड़ के भी छोटे मोटे देखिए बहुत सारे निगेटिव्स हैं, लेकिन मैं कुछ शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे कि सपोज़ आप मेन इशू क्या है ना, जैसे मैंने बताया हाईवे ट्रिप्स वगैरह पे नहीं ले जा सकते। अगर ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक डाउन हो जाता है, आप समझिए सपोज़ आप हाईवे ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, कहीं पे ब्रेक डाउन हो गया आपकी ईवी का, अब लोकल मैकेनिक अगर आपको मिल भी गया तो भी वो गाड़ी छूने से मना कर देगा, उसको जीरो नॉलेज है। यहाँ सर्विस सेंटर वालों को नॉलेज नहीं है, एक लोकल मैकेनिक क्या ठीक करेगा। वहीं पे अगर आपकी पेट्रोल डीजल कार कोई हाई एंड भी होगी ना, मर्सिडीज़ या ऑडी वाली, उसमें भी वो आपका जो है क्या खराबी है क्या नहीं है, अगर कुछ माइनर सा होगा ठीक करके दे देगा, टो करके ले जाके अपने गराज पे ले जाके ठीक कर देगा 1-2 घंटे में। बट अगर आपकी ईवी किसी हाईवे एक्सप्रेसवे पे ख़राब हो गई, मैकेनिक छूने से मना कर देगा, टो करके फिर आपको ले जाना पड़ेगा स्पेसिफिकली उस गराज जहाँ पे आपका ईवी का सर्विस सेंटर होगा। वो 100 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, कितना दूर है नहीं पता। इसके बाद एक और जो मैं आपको बताऊं इशू है, वो इंश्योरेंस क्लेम के इशू बहुत देखे गए हैं। जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है गाड़ी का और बैटरी जो है डैमेज हो जाती है, बैटरी तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं और कंपनी को फोर्स करके बैटरी रिपेयर करवाती हैं, जिसके बाद गाड़ी सत्यानाश हो जाती है। वो जो वेनम स्टेक वाला मैं बता रहा था ना, कुछ ऐसा ही केस है। हैरियर ईवी वाला भी कुछ ऐसा ही केस है। बैटरी का इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो गया, उसके चक्कर में महीनों तक गाड़ी जो पड़ी हुई है सर्विस सेंटर पे, क्योंकि रिपेयर हो नहीं पाती है, कर नहीं पाते हैं वो लोग, कैसे तैसे करते हैं, उसके बाद तो आपकी गाड़ी आप ख़त्म ही मान के चलो। इसके बाद एक और जो इशू है वो है स्पेसिफिकली जो फ्लैट सोसाइटीज़ वगैरह में रहते हैं उनके लिए, जो रो हाउस बंगलों में रहते हैं उनका इशू नहीं है। आजकल देखा जा रहा है कि सोसाइटीज़ अलाउ नहीं कर रही हैं कि आप अपना जो फास्ट चार्जर बैठा के लेना है आपको सोसाइटी में, वो परमिशन नहीं दे रही है। नोएडा में एक केस आया था काफ़ी पहले, जहाँ पे फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी नहीं दी सोसाइटी को, क्योंकि बेसमेंट में बहुत सारे चार्जर्स इंस्टॉल थे, क्योंकि ईवी ओनर्स। हुआ क्या अब कि सबको अपने अपने चार्जिंग निकालने पड़े और सोसाइटी ने कुछ ही चार्जर्स अलाउ किए हैं ऊपर के फ्लोर पे लगाने पे, अब सबको उसमें टर्न बाय टर्न चार्ज करना पड़ता है। और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे। एक बंदे ने कार खरीद ली और सोसाइटी ने उसका रिजेक्ट कर दिया कि हम अलाउ नहीं करेंगे आपको लगाना। बाद में वो कोर्ट गया, कोर्ट से कुछ फिर उसको परमिशन वगैरह अलाउ की गई। तो ऐसे वाले केसेस बहुत हैं। आप अच्छे से चेक करके, इवन अगर आप खरीद रहे हो ना, तो आप अपनी सोसाइटी में देख लेना कि ये क्या सिनेरियो है। कुछ सोसाइटी में तो मैंने देखा है कि कंपनी के थ्रू चार्जर्स बैठाए जा रहे हैं और आपको उसी चार्जर पे आपको पे वगैरह करके आपको चार्ज करना पड़ेगा। आप अपना खुद का चार्जर जो है फास्ट चार्जर नहीं बैठा सकते। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लेना, ऐसे इश्यूज़ बहुत सुनने में आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी पॉजिटिव्स निगेटिव्स थे एक इलेक्ट्रिक कार के, वो मैंने अभी तक आपको क्लियरली बता दिए, मेजर वाले बता दिए। इसके अलावा भी बहुत छोटे मोटे पॉजिटिव निगेटिव स्पेशली बहुत सारे हो सकते हैं। बट अब मैं फाइनल वर्डिक्ट में आपको बताऊंगा कि ऑन व्हाट कंडीशंस आप यू शुड नॉट बाय एन ईवी एंड ऑन व्हाट कंडीशंस आपको ईवी खरीदना एक सेंसिबल डिसीजन हो सकता है। तो पहले बात करते हैं कि आपको ईवी क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, किन कंडीशंस पे नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपकी रनिंग बहुत कम है, मतलब महीने का आप 200-250-300 किलोमीटर 400-500 किलोमीटर तक ही चलाते हो, बिल्कुल भी गलती मत करना यार ईवी खरीदने की, क्योंकि हाई इनिशियल कॉस्ट है। इतनी ज़्यादा वो दोगे, चार्जर बैठाने का खर्चा, चलाओ ना चलाओ 6 साल 7 साल बाद आपको बैटरी रिप्लेस करनी ही पड़ेगी, चाहे आपकी गाड़ी खड़ी भी क्यों ना रहे, बैटरी ख़राब होगी ही होगी। तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। आप फिनेंशियली बिल्कुल भी आपके लिए सही डिसीजन नहीं है। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है तो ईवी बिल्कुल मत लेना आप। बाकी दूसरी चीज़ मैंने ऑलरेडी नेगेटिव में बताया था कि अगर आप हाईवे ट्रिप्स वगैरह करने के बहुत शौकीन हो तो ईवी की तरफ देखना भी मत। ये इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जो बनाते हैं, कन्याकुमारी से मैं तो कश्मीर चला गया, मुंबई से मैं तो मनाली लेह लद्दाख चला गया, मोस्टली पैसा खा के कंपनी से बैठे हुए हैं। मैं सीधा बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को तो मैं खुद फॉलो करता था, शर्म आ गई मुझे उन लोग को ये सब करते हुए देख के। उनके चक्कर में मत पड़ो। एक्चुअल में अगर हाईवे ट्रिप लंबी ट्रिप्स करते हो, ईवी की तरफ कभी देखना भी मत। अब बात करता हूँ कि ऑन व्हाट कंडीशंस ईवी खरीदना थोड़ा सा सेंसिबल साउंड करता है। जो सबसे पहली चीज़ है वो तो ये है कि आपकी जो रनिंग है ना, मंथली वीकली ईयरली जो भी बोल लो, मंथली के हिसाब से मैं बताता हूँ बहुत ज़्यादा है। मतलब 1500-2000 किलोमीटर तो आप महीने का ऐसे ही चला देते हो, 2000 से ऊपर भी चला देते हो कभी कभी। तो ऐसे में क्या है ना कि आपका जो फ्यूल का कॉस्ट है, पेट्रोल डीजल का कॉस्ट है, साल का महीने का वो हज़ारों लाखों में होगा। तो अच्छा खासा वो पैसा आप बचा लोगे, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा चांस है कि आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है और बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो आप शायद रिकवर कर लोगे, या 80-90% रिकवर कर लो इतने 7-8 साल 9 साल के टाइम में। पर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की ये है कि आप चलाते बहुत हो, पर हाईवे वगैरह ट्रिप्स, लॉन्ग ट्रिप्स वाली चीज़ सोच के मत लेना।
विद इन सिटी आपकी रनिंग ज़्यादा है या विद इन 2 सिटी पॉइंट ए पॉइंट भी आप ज़्यादा आना जाना करते हो। जैसे मैं अभी पुणे में हूँ, यहाँ से 150 किलोमीटर पे मुंबई है। सपोज़ कोई ऐसा है जिसको वीकली 2 से 3-4 बार मुंबई अप डाउन करना पड़ता है, या फिर 200-250 किलोमीटर के सर्कल में ही इधर उधर सतारा चले गए, इधर कोल्हापुर चले गए, 200-250 किलोमीटर की ही जर्नी आपको होती है, इससे ऊपर की जर्नी आप नहीं करते हो। या फिर 400-500 किलोमीटर कभी गोवा चले गए, कभी साल 2 साल में एक बार। तो रनिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप्स नहीं होनी चाहिए। तो ईवी खरीदना एक सेंसिबल डिसीजन है इस कंडीशन में। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि ईवी खरीदना किन के लिए सेंसिबल है, वो उनके लिए है जिनके पास पैसे वगैरह की कोई ज़्यादा कमी है नहीं। आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, आप या आपकी फैमिली एक टाइम पे 3-4-5-6 गाड़ियाँ मेंटेन करती है, रखती है, यूज़ करती है, तो उसमें से आप एक ईवी खरीद सकते हो जस्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट। पेट्रोल डीजल चला के बोर हो गए हो तो एक ईवी चला के कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। उसके लिए आप एक ईवी भी रख सकते हो अपनी 4-5-6 गाड़ियों के कलेक्शन में से एक। और मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो भी आपको ये बनाते हैं ना रील, आप देखो वैसे ही हैं, 4-4 5-5 गाड़ियाँ हैं उनके पास, एक ईवी मिल गई उनको हैवी डिस्काउंट में कंपनी से, तो उसकी थोड़ी तारीफ़ें बढ़ा चढ़ा के कर देते हैं ये लोग। तो ये था मेरा फाइनल वर्डिक्ट। मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव फाइनल वर्डिक्ट सारी चीज़ें बता दी है यहाँ पे। अब मुझे लगता है कि अगर आप ईवी वाली चीज़ पे कंफ्यूज थे कि लूँ ना लूँ, पेट्रोल डीजल ले लूँ, तो अभी तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपके अकॉर्डिंग, देखो यार सही गलत कुछ नहीं है, बट अभी कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं और आपके यूज़ के हिसाब से सही में ईवी लेना सेंस बनता है या नहीं बनता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे पता है अभी के हिसाब से नहीं बनता है। बाकी आपका जो भी डिसीजन होगा बताना। क्या आप ईवी खरीदना कंसिडर करोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।